हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स आपकी क्लास 7th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसका हम लोग पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये समझ चुके हैं ऑलरेडी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, कहाँ से आया, कब बना, कैसे बना, किस किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी कमिटीज थी। हर एक चीज जो आप लोगों को बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में पता होनी चाहिए, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड काफी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, मैम पार्ट टू, बट बिकॉज क्लास 8 की भी कुछ वीडियोस रह गई थी तो उसको भी फटाफट हमें कवर करना था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया आपका ये पार्ट नंबर 2। लेकिन आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका पार्ट नंबर 2 बाय एडुमेंटोरियल्स योर एसएसटी टीचर। देखो आज हम लोग शुरू करेंगे, आई थिंक यहां से हमें कट पढ़ना है की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, सबसे पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाके पहले आप उसको चेकआउट कर लो एक बार, ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो संविधान क्या होता है। अगर इसकी बात मैं आप लोगों से करूँ तो क्या कहोगे आप? हाँ मैम, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए कौन कौन से रूल्स है जो हर एक इंसान को फॉलो करने हैं, कौन से लॉज है, कौन से ऑर्डर्स है, हर वो चीज जो है लिखी होती है। उस देश के लोगों के पास कौन से अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, कौन से ड्यूटीज है उनके पास, फंडामेंटल ड्यूटीज, हर एक चीज जो है किसमें होती है, हमारे संविधान में लिखी हुई होती है। समझ में आ गया जी। अब हम देखो कुछ 5 फीचर्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कहते हैं इससे पहले, लेकिन एक और चीज कह रहे हैं, इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पे जाएं, एक बार जरा हम वो रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ये मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे पास 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉज को बनाना। सेकंड आपका एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अब देखो लेजिस्लेचर का पार्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था शायद आप लोगों को, कि लेजिस्लेचर का पार्ट आपके एमएलए और आपके एमपी, ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब ना कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैम ये एमएलए कौन है, ये एमपी कौन है, इनका इलेक्शन कब होता है, ये एमसीडी क्या होता है, फिर ये अलग अलग होते हैं क्या, कहाँ पे असेंबली होती है, कहाँ पे पार्लियामेंट। कई बच्चों को इलेक्शन का पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता। आई एम थिंकिंग टू मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, लाइक कैसे कि हाँ एक बार आप लोगों को पता हो कि हाँ हमारे देश में इलेक्शन कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चीजें रहती हैं। और आप लोग चाहते हो उसके लिए 15-20 मिनट की वीडियोस बनाऊं मैं, 10-15 मिनट की कोशिश रहेगी मेरी उसमें, कि इलेक्शन के बारे में सब कुछ होगा जिसके अंदर, जो आप लोगों की क्लासेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपकी क्लास 8 में बहुत अच्छा चैप्टर प्रॉपरली लेजिस्लेचर का और पार्लियामेंट का ही है, तो आप लोगों को चीजें उसको जानना बहुत जरूरी है। 7th 8th 6th तक में है ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर वगैरह हर एक चीज, तो आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो उसकी मैं एक वीडियो प्रॉपरली आप लोगों के लिए बनाऊंगी, लेकर आऊंगी। अब देखो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और इसका हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का? दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, फिर कहते हैं जुडिशियरी, जिसका काम क्या होता है? जजेस जो होते हैं हमारे, वो क्या काम करते हैं? लॉ को जज करते हैं, न्याय प्रोवाइड करते हैं, हमको जस्टिस देते हैं, वही यहाँ पर कह रहे हैं। तो वही यहाँ पर हमने आप बोला है कि वो इस तरीके से काम करते हैं कि भाई वो ये देखते हैं कि लॉ जो है वो सही है या नहीं है, उस लॉ को तोड़ा तो नहीं गया, और अगर टूटा है, अगर वायलेशन हुआ है तो पनिशमेंट भी आपको दी जाएगी। ये बात समझ में आई। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अच्छा, और इनमें देखो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है इनकी वर्किंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास और जुडिशरी के पास, तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं। क्या एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकता है? नहीं। क्या लेजिस्लेचर इसको इंप्लीमेंट कर सकता है? नहीं। क्या जुडिशियरी लॉ बना सकता है? नहीं। तो सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स है ना, दैट इज कॉल्ड बेटा सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बात समझ में आई। अच्छा, कह रहे हैं हमारे पास 3 टियर ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट भी है, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। यानी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखो ये जो होता है ना, इसे आप बोलते हो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कि यहाँ पे हॉरिजेंटल होता है कि यहाँ पे देखो एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हाँ सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स है, ऊपर नीचे कोई नहीं है, अलग एक लाइन में, तो हॉरिजेंटल हो गया आपका। लेकिन अगर बात करूं मैं वर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आती है आपकी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये तीनों आती है। अब ये आपका वर्टिकल है, पता है, पहले सेंटर है, फिर स्टेट आएगा और फिर लोकल आएगा। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? आपका सेंटर होता है, उसके बाद जो आपका स्टेट होगा, और देन लास्ट में आपका लोकल गवर्नमेंट होगा। हालांकि यहाँ पर भी सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं, लेकिन इमरजेंसी केसेस में यहाँ पर एक दूसरे की पावर को ये लोग ले भी सकते हैं।
अच्छा, अब ये जो हमारा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसे ही हम बोलते हैं आपका, एक होता है पंचायत होती है इसके अंदर, और एक होती है म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत आपकी होती है गांव में, म्युनिसिपैलिटीज आपकी होती है शहर में। और म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो हम कह सकते हैं कि स्मॉल टाउन्स में होंगी, और अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वो हम कहेंगे वो बिग टाउन्स में होगी। जैसे आपका दिल्ली है, तभी कहते हैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दैट इज एमसीडी। मुंबई में है, पुणे में, इन जगहों पर वो है। अच्छा, आप कह रहे हैं, कहते हैं कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ जो पावर्स वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बताया मैंने, कुछ पावर इसके पास है, कुछ पावर इनके पास है, और थोड़ी बहुत रही बची पावर वगैरह वो इनको जो है 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज करा गया था 73rd और 74th, तब जो है इनको भी कुछ पावर्स दे दी गई थी। ये बात समझ में आई सिंपल से। कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन पॉइंट्स को, इन हर एक चीज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हर एक चीज, क्या क्या चीज है कि इन सबका, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, चाहे सेंट्रल है, स्टेट है और लोकल है, इन अब लोकल देखो बाद में आई है, तो उसका जिक्र ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाकी इन सबका जिक्र जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। तो कहते हैं इन सबके रोल्स क्या होंगे, इन सबके फंक्शंस क्या होंगे, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और अगर कोई काम करेंगी तो अकाउंटेबल भी होंगी, जवाबदेही भी होंगी। ये हर एक चीज जो है हर एक ऑर्गन के लिए जो है वहां पर वो लिखी हुई है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे कहते हैं जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा हैज बीन लेट डाउन टू इंश्योर दैट एवरी एलिजिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री इज अनेबल टू वोट। कहते हैं जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरीके से है, तो इलेक्टोरल का मतलब क्या होता है, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, अब वो इस तरीके से है कि भाई हर एक जो सिटीजन है हमारी कंट्री का वो वोट कर सके। हमें लगे कि हाँ वो पर्सन, वो सिटीजन है वो अडल्ट हो चुका है, भाई 18+ हो चुका है, तो हर एक इंसान के पास वोट करने का अधिकार आ गया है। एक सेकंड, जस्ट सेकंड में एक बार चेक करूं, मेरी वीडियो आ रही है ना? ठीक है, आ रहा है अभी तक तो सब कुछ ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं जो और बाकी जो कुछ कोर एस्पेक्ट्स है, यानी कि कुछ और ज्यादा और इंपॉर्टेंट जो कुछ चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन कौन सी बच्चा, वो आपके हैं, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो इससे पहले मैं इन तीनों पॉइंट्स की तरफ मुड़े, एक बार मैं इन चीज को आपको समझाना चाहूंगी कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात अगर बताऊं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके वो अधिकार होते हैं, बेसिकली वो अधिकार, वो राइट्स जो हम हर एक सिटीजन के पास हैं, जो भी आपकी कंट्री में रह रहा है, हर एक सिटीजन के पास है जो भी हमारी कंट्री में रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे अधिकार है आपके पास, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, एक्सप्लॉइट ना होने का, अपनी बात को बोलने का, ओपिनियन रखने का, हर एक अधिकार आप लोगों के पास, हम सबके पास वो है, और ये हमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अच्छा जी, अब बात करो फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब अगर आपके पास अधिकार है इस देश में रहने के लिए, तो आपके पास कुछ ड्यूटीज भी तो होनी चाहिए ना, कुछ आपका कर्तव्य भी होना चाहिए जो आपको इस देश के लिए करना चाहिए। देश की प्रोटेक्शन करना, यहाँ का हेरिटेज को संभाल के रखना, यहाँ के एनवायरमेंट को ठीक रखना, हर एक चीज का हर एक चीज की ड्यूटी भी है आपके ऊपर, वो आपको उसे हम बोलते हैं आपकी फंडामेंटल, हम सबकी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये पता है क्या था, ये एक्चुअली में जो संविधान आया था ओरिजिनली जो उसमें इंक्लूड नहीं था, ये बाद में 1976 में ऐड करा गया था, आगे इसको हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी। आप नाम सुनो, डीपीएसपी का सिंपल सा मतलब ही ये होता है, एक्चुअली बार बार ना ये खोल के ओपन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज फोन में वीडियो शो नहीं हो रही, तो हमने क्वाइट श्योर कि हाँ यहाँ पे शो हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए मैं बार बार इसको ओपन करके देख रही हूँ कि हाँ ठीक है वीडियो आ रही है नहीं आ रही, बिकॉज कैसे ना वीडियो चली जाए रास्ते में से कहीं पे, तो वो चीज अजीब लगेगी फिर। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई कि डीपीएसपी क्या होता है, बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर जब भी कोई गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, जो लॉ बनाती है वो सेंटर स्टेट ही बनाएगी। लोकल गवर्नमेंट जो आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है वो लॉ नहीं बनाती है। तो सेंट्रल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी वो लोग लॉ बनाएंगे तो वो इन प्रिंसिपल्स का, इन प्रावधान का ध्यान रखेंगे किसी भी लॉ को बनाने के लिए। ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ये ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनको अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, बेसिकली कोई लॉ बनाए, इन प्रिंसिपल्स को, इन प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही लॉ बनाया जाए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी, डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स है ये कोई पॉलिसी बनाने के लिए, सिंपल सी भाषा में। कहते हैं जो आपको इंफोग्राफिक दे रखा है 10.14 पे, आई थिंक जो ये हमने पीछे भी देखा था, इसमें हमने देखा आगे भी आएगा वैसे, अभी 10.14 वाला ये आगे है आपका दिस वन, ठीक है, ये आ रहा है ना,
हाँ जी, यही वाला है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अभी आपके डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह आएंगी इसके अंदर। अब मैंने बोला जो डीपीएसपी होती हैं ये हमारे ध्यान रखती हैं सोशल और इकोनॉमिक विजन का। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये ध्यान रखते हैं हमारी पॉलिटिकल विजन का। तो ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी हो सकती है थोड़ी सी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज डोंट मिस आउट वाले पॉइंट कह रहे हैं। अब डीपीएस के बारे में बता रहे हैं इनके, जो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि डीपीएसपी बेसिकली वो गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि इनको अचीव कर ले। भाई फंडामेंटल राइट्स तो जो है उसको गवर्नमेंट को देने ही देने हैं। उनका तो वायलेशन यानी कि उनका उल्लंघन तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पर्सन कर ही नहीं सकता। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स है कि हाँ अगर गवर्नमेंट लॉज बनाते हुए इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाएगी तो अच्छा होगा। एनफोर्सिएबल नहीं है। अब ये बात समझना, जो आपके डीपीएसपी होते हैं ये आपके एनफोर्सिएबल नहीं। देखो आपको एग्जांपल दे दूं, एक आपका डीपीएसपी होता है, इसमें देखो तीन तरह के होते हैं बेसिकली। एक आपके होते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक आपके होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स और एक आपके होते हैं यहाँ पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर बोला गया भैया कि जो फॉर सपोज इस लिबरल इंटेलेक्चुअल में एक होता है आपका कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना है। गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी कि जो गांधी जी के द्वारा कुछ प्रावधान या कुछ चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए ड्रिंक्स वगैरह का। ठीक है कि भाई ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, व्हाट द हेल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा था बार बार। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमसे यही बोला जा रहा है कि भाई जो डीपीएसपी होते हैं, मैंने बोला कि वो जो है हमारे एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं कोर्ट्स में। अगर गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं भी रखा, इनका वायलेशन कर भी दिया, जैसे मान लो गांधीन प्रिंसिपल्स में एक ही प्रिंसिपल होता है कि आपको काउस का स्लॉटर नहीं करना, काउस को नहीं मारना, आपको इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स, आपको ड्रिंक वगैरह नहीं करने, एक ये यहाँ पे होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाते हुए इन प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं भी रखा तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि आपके डीपीएसपी का वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाते हुए इन फंडामेंटल राइट्स का ध्यान नहीं रखा और आपके इन राइट्स का उल्लंघन हुआ, इनका वायलेशन हुआ, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के थ्रू इवन सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकते हो, नॉट इवन जस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट आप सीधे ही यहाँ से हाई कोर्ट पे भी ना जाकर आप सीधे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक जंप मार सकते हो। ये अधिकार आप लोगों के पास यहाँ पर होता है। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो आगे कहते हैं, अब वो यहाँ पे बात करी गई कि वो डायरेक्शन दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इंडिया को बेटर बना सकते हैं, कि किस तरीके से हम सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट इसके लिए कोई एफर्ट ना भी ले तो आप इसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते हो। डीपीएसपी जस्ट क्या आपके गाइडलाइंस है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, ये गाइडलाइंस है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर जिनको हाँ आप कहते हो कि हाँ गवर्नमेंट इनका ध्यान रखे, लॉ बनाए ऐसे करके। फंडामेंटल राइट्स लेकिन वो प्रोमिस है जो उनको रखना ही होता है। अगर अनफेयर होंगे तो आप कोर्ट में जाकर उनको जज भी कर सकते हो और जज भी आपकी हेल्प करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं उन लोगों ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने इस प्रावधान को, इस डीपीएसपी को बड़े सोच के बनाया था। वो चाहते थे कि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, जिनको मैं कहूंगी भाई वो इन्फोर्सिएबल होंगे, वो टूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, आप उनको इमीडिएटली डिमांड कर सकते हो। और कुछ बिगर गोल्स होने चाहिए, कुछ बहुत बड़े बड़े गोल्स होने चाहिए कि भाई इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स आपको नहीं करना है, आपको काउस का स्लॉटर नहीं करना है, आपको वेजेस अच्छे देने हैं वर्कर्स को, आपको यूसीसी इंप्लीमेंट करना, हर एक चीज जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं आपके। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म तक जो है कंट्री इससे डेवलप होती रहेगी धीरे धीरे करके अगर इनको फॉलो करेगी। अब देखो यहाँ पे ना आपको छोटी सी केस स्टडी काइंड ऑफ दे रखा था और फिर आपसे पूछ रहे कि कौन से अधिकार की यहाँ की बात हुई, यहाँ पे कौन से फंडामेंटल राइट की बात हुई यहाँ बेसिकली। तो कहते हैं देखो द वुमेन ऑफ इंडिया आर हैप्पी टू स्टेप इनटू देयर राइटफुल हेरिटेज ऑफ कंप्लीट इक्वालिटी। कहते हैं यहाँ पे ये बात हो रही है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट चल रही है ये, और जब असेंबली आपकी फॉर्म हुई थी। अब आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ असेंबली क्या होता है। एक ऐसी असेंबली थी ये जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए बनी थी। अच्छा कब बनी, हमने देखा है दिसंबर 1946 से लेकर के पहली मीटिंग जो है कब हुई, 9 तारीख को हुई थी। तब से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक इन्होंने काम किया। और एक्चुअल में देखो दिन तो कितने हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, साल हो रहे हैं आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
एक्चुअल में लेकिन इन लोगों ने इतना काम नहीं करा था। ये लोग एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 165 डेज जो है या 166 डेज जो है ये लोग मिले थे और इतने दिन लोगों ने संविधान को बनाने में लगाए थे। लेकिन हम यहाँ पर ये वाला टाइम देख के चलते हैं कि हाँ, इंडिया का संविधान दिसंबर से लेकर के 1946 से नवंबर 1949 तक बन के रेडी हुआ था, जिसको हमने एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 को। वो आपको पता है क्यों किया था? क्योंकि उससे 20 साल पहले पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आर रिपब्लिक डे। तो ये सब बातें आप लोगों को पता है। उसी में एक वुमेन है, मान लो जो डिबेट वगैरह हो रही है, तो वो कहती है कि सर कि जो हमारी इंडिया की जो वुमेन होंगी ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये जान के, जब उनको ये समझ में आएगा कि जिंदगी के हर एक पहलू पे अब वुमेन का भी इक्वल रोल है, वुमेन को भी इक्वलिटी यहाँ पर दी जा रही है। और मैं यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ ऐसा बिकॉज आई एम कन्विंस दैट दिस इज नो न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि वुमेन का इक्वलिटी का अधिकार मांगना ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान में दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये आइडियल है बेसिकली जो इंडिया चेरिश करता है, जो इंडिया चाहता है कि आगे आने वाले टर्म में भी हम इसको अचीव कर सके कि हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ में वुमेन को भी इक्वल रोल जो है वो दिया जाना चाहिए। सोशल कंडीशन जो है हमको पता है कि पहले बहुत प्रॉब्लम में थी, क्या रोल रहा है वुमेन का, क्या हाल रहा है, हम लोग उस सब चीजों को जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अफर्म करता है कि जो आइडियल है, ये जो आइडियल है, इससे वुमेन को जो है इंश्योरेंस मिलता है, उनको कंप्लीट राइट उनको जो है वो मिलता है, होली ऑनर्ड इन द इंडियन रिपब्लिक, जो कि इंडिया की रिपब्लिक में हम उसको देना चाहते हैं, तो उसको मिलता भी है। सिंपल सी बात यहाँ कही गई है। तो आपसे पूछा कि कौन से अधिकार की यहाँ बात हुई है, तो इक्वालिटी के अधिकार की बात होगी। और क्यों वो नई बात नहीं है? बिकॉज बहुत टाइम से अलग अलग कंट्रीज में, हर एक कंट्री में वुमेन ने अपने अधिकारों की डिमांड करी है, तभी उनको कुछ अधिकार मिले हैं। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपी एंड आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले जरा मैं ये बता दूं आपको, आपको पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चा, जैसे आपके एक बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, कई सारे 10 15 20 चैप्टर्स हैं, ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आपके बच्चा आर्टिकल्स हैं, कुछ बच्चा आपके स्केड्यूल्स है, और कुछ आपके होते हैं पार्ट्स। आर्टिकल्स आपके कहने को बेटा है 448, कहने को क्या मतलब, आर्टिकल्स हैं आपके 448, पहले 395 थे, वो बढ़ते बढ़ते 448 आर्टिकल्स आज हो चुके हैं। स्केड्यूल्स पहले आपके 8 थे, लेकिन आज के टाइम पे स्केड्यूल्स आपके 12 हैं। पार्ट्स बेटा पहले आपके 22 थे, लेकिन आज जो है बढ़कर वो कितने हो गए बेटा, 25 हो गए पार्ट्स। अच्छा, अब देखो मैंने बोला, अच्छा प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कुछ अमेंडमेंट्स भी होती रहती है, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 106 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट हुआ है, जिसके थ्रू जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ पंचायत में वुमेन को रिजर्वेशन देते थे 1/3 की सीट्स का, अब जो है पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में दोनों जगहों पे वुमेन को 1/3 सीट्स का, यानी कि 33% सीट्स, उसमें जो भी सीट्स यहाँ पर होंगी उसमें से 1/3 सीट, 33% सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। ऐसा यहाँ पे प्रोविजन जो है अब रखा गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा। अब देखो याद रखो, फंडामेंटल राइट्स जो है बेटा वो आपकी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आते हैं। वैसे कहने को तो इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आते हैं, लेकिन शुरुआत जो है यहाँ से हो जाती है। डीपीएसपी जो आपके आते हैं बेटा, दैट इज आपके आर्टिकल नंबर, इसके बाद 35 तक ये हुए हैं, 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आपके आते हैं बेटा डीपीएसपी। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये मैंने बताया ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे हम लोगों के, तो इनको लाया गया है बाद में आर्टिकल 51A में, इनको इंट्रोड्यूस करा गया। आर्टिकल 51A कहकर इसमें हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हुआ। अब देखो यहाँ पे वही दिखा रखा है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, कि आपके पास सबके पास इक्वालिटी बिफोर लॉ है। राइट टू फ्रीडम है कि आपके पास फ्रीडम है, आजादी है बेसिकली स्पीच की, एक्सप्रेशन की, कहीं जाने की, कहीं रहने की, अपने अकॉर्डिंग कोई ऑक्यूपेशन करने की, कोई एसोसिएशन फॉर्म करने की, हर एक चीज है। इसी के बाद आपको इसी के अंदर जो आर्टिकल 21 भी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में या फिर क्लास 8 में देखा, मैं जैसे क्लास में कंफ्यूज होती हूँ 9 10th में, ऐसे में 7th 8th में कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने कहाँ पे कौन सा पॉइंट पढ़ाया था। इनको बुक्स काफी आपकी अपडेट होंगी ना, ठीक है। फिर कह रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, की किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं करा जाएगा, किसी को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। ये कुछ चीजें। अच्छा अब देखो आपको बता रखे हैं, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पास 11 हैं, देखो आपकी 6 यहाँ पे मेंशन कर रखी है सिर्फ। कहते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट, अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, बचाना है, और नेशनल सर्विसेज देनी है। अगर आपको आपसे मांगी जाए तो आपको आर्मी में कहीं भी आपको ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग वहां आपको अपने देश को सर्व करना है, अपने देश का कल्चर को, आपको हेरिटेज को बचा के रखना है, उसको वैल्यू करना, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है उसको, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो।
आप हर एक स्फेयर ऑफ लेवल में, हर एक स्फेयर में लाइफ की आपको एक्सेलेंस हासिल करनी है, कलेक्टिविटी एक्टिविटी आपको करनी है, जिससे आपका एंडेवर बढ़े, आपका अचीवमेंट बढ़े, आपके अंदर गार्डियनशिप वाली फीलिंग आए। फिर कहते हैं आपका अगर कोई पेरेंट है, गार्जियन है, कोई भी है, हर एक उसको, हर एक बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी देनी होगी, हर एक पेरेंट को, कि वो 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल। आप लोगों को ये बात पता ही है। फिर यहाँ पे कुछ डीपीएसपी लिखे हुए हैं, वेलफेयर करना है गवर्नमेंट का, यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस वगैरह को इनको प्रोटेक्ट करना है, न्यूट्रिशन देना है ना, इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स नहीं करना है, काउ का स्लॉटर नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा देखो आज भी लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये लाइन क्यों लिखी गई है? इस लाइन को लिखने का मोटिव ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो आज भी जिंदा है, मरा नहीं है। अब मरा कैसे? वो तो बुक है, मरेगी कैसे? वो बुक मरेगी ऐसे जब उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होंगे, उसमें ऐसे आर्टिकल्स होंगे, उसमें ऐसे चीजें होंगी, अगर वो सिर्फ पुराने टाइम के लिए वैलिड थी। और अगर आपका मान लो फॉर सपोज आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना रिजिड है, इतना कठोर है कि देखो आप सोचो 1950 में आपका संविधान वैसे बनकर तो रेडी हो गया था, उससे एक साल पहले 1949 में ही, लेकिन मान लो हम 40 मान के चलते, 50 मान के चलते हैं, तब से लेकर के आज आपका 2025 चल रहा है। 75 साल हो गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अडॉप्ट करे हुए, इन्फोर्स करे हुए। इस 75 साल में आप लोगों को पता है हमारा इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अगर इतना रिजिड होता, इतना कठोर होता कि जो ये चेंज आया है इसके अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता, अगर खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता, तो क्या आज भी हम लोग इस संविधान को मान रहे होते? अब देखो अमेंडमेंट हमने करी है, अमेंडमेंट क्यों करी होंगी हमने? क्योंकि क्या पता वो पहले की चीजें आज सुटेबल ना हो, वो सर्कमस्टांसेस जो पहले थे वो आज ना ठीक चल रहे हो, तो हमने संविधान को अमेंड करा है, इसलिए उसमें हमने चेंजेस करे। अगर हम वो चेंज ना करते, जैसा उस टाइम पे संविधान था अगर ऐसा ही आज रहता सेम टू सेम, तो इंडिया जितना मैं कहूंगी डेवलप करा है, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज नहीं करता, तो आज संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसको हम आज मानते। क्या पता हम फिर संविधान को मानते ही नहीं कि चल चल के तो बेकार है, इसमें क्या लिखा है, आज क्या चल रहा है, कहा देश कहां से कहां पहुंच गया, संविधान आज भी इतना आउटडेटेड ही है, इतना पुराना, कौन मान रहा है इसको? दैट इज द पॉइंट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, जो उन्होंने संविधान ड्राफ्ट करा और जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों को मेंटेन रखा, कि ना तो इतना फ्लेक्सिबल हो संविधान को चेंज करना, या संविधान इतना फ्लेक्सिबल ना हो कि उसमें आए दिन चेंजेस हो, और ना इतना रिजिड हो कि कभी सालों सालों में चेंजेस हो ही ना पाए। तो हर सालों में मतलब कुछ टाइम में जो है चेंजेस हो जाने चाहिए, इतना नॉर्मल उन लोगों ने रखा, तभी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक भी लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रियलाइज कर लिया था कि धीरे धीरे करके ओवर टाइम जो है नए नए लॉस की, नए नए रूल्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नजर आएगी, हमको नीड नजर आएगी, इसलिए उन लोगों ने क्या करा, बहुत उसको नॉर्मल बनाया, इतना रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्सअप रखा ताकि दोनों वो मैनेज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि पार्ट 4A मैंने बोला वो इंट्रोड्यूस करा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में, जिसमें जो आपका 1976 में आया था, जिसके थ्रू आर्टिकल 51A जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया। कोई भी चेंजेस हमें करनी है संविधान में, उसे हम लोग बोलते हैं आपका अमेंडमेंट्स बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि अमेंडमेंट होने से पहले पार्लियामेंट में जो आपकी यूनियन लेवल पर होती है, और देश का सिर्फ एक पार्लियामेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे देश का, इंडिया का पार्लियामेंट कहां पर है, कहां पर है, या आप लोग बताओगे मुझे वेयर, इंडिया का पार्लियामेंट कहां पर है, कौन सी चलो कौन से स्टेट में है, वो स्टेट है या फिर यूटी है, और उसमें कहां पर है, कौन सी एग्जैक्ट प्लेस पर है हमारे इंडिया का पार्लियामेंट। ठीक है, कहते हैं उनको जब भी कोई संविधान में कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई चेंज करना हो, तो उसको होने से, अमेंडमेंट होने से पहले हमारे संविधान में, हमारे पार्लियामेंट में जो है उसको बहुत रिगरसली उस पर डिबेट किया जाता है। यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डिबेट करने की जरूरत होती है। फॉर सपोज आपका जीएसटी आया था ना, तो जीएसटी देखो एक ऐसा टैक्स था जो कि सेंट्रल लेवल के भी कुछ टैक्सेस को हटा रहा था और स्टेट के भी कुछ टैक्सेस को हटा रहा था। तो इसमें जो है सेंट्रल लेवल के पार्लियामेंट में भी डिबेट हुआ था, ये वहां पे भी पास हुआ मेजोरिटी से, और हर एक स्टेट में गया था कि लॉ पास होने के लिए अगर 14 प्लस स्टेट्स, यानी कि अब अभी देखो आपको पता है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। 28 का आधा कितना हुआ 14, अगर 14 स्टेट्स प्लस 1 15 स्टेट्स किसी भी लॉ के लिए हाँ कह देंगी, तब वो लॉ जो है पास हो जाएगा, अगर उसमें स्टेट्स की परमिशन की भी नीड है। तो वही यहाँ पर हुआ था जीएसटी के टाइम पे, चाहिए था हमें। इवन कुछ ओपिनियन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें जनरल पब्लिक की ओपिनियन भी जाननी होती है, पॉपुलर मूवमेंट्स वगैरह भी इनसे होते हैं।
आप देखो, आप एक्सप्लोर आपको करने के लिए कह रहे हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। एक ऐसा टाइम था बेसिकली जिस टाइम जब नेशनल फ्लैग जो आज हम अपने घरों पे लगाते हैं झंडा, बीइंग अ सिंबल ऑफ प्राइड दिखाने के लिए अपने देश के प्रति, एक टाइम पे ऐसा था कि 2004 से पहले बेसिकली जब किसी के भी घर पे कोई प्राइवेट पर्सन हमारे देश का जो फ्लैग है वो अपने घर पर अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकता था। लेकिन 2004 में इसको जो है चैलेंज करा गया कोर्ट वगैरह में, काफी बात हुई इसके ऊपर, डिबेट्स हुआ, हर एक चीज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया था कि ठीक है, अगर आपने घर में हम फ्लैग को ऐसे लहरा रहे हैं, अनफर्ल कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो यानी कि एक्सप्रेशन का हमारे पास उसका फ्रीडम है, अपने देश के प्रति हम प्राइड की भावना यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में पढ़ा, और मैंने अभी आप लोगों को बता भी दिया कि पंचायती राज का सिस्टम आया था, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम आया था। ये दोनों के दोनों पार्ट है लोकल गवर्नमेंट का, जो कि हमारे पास 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है 1992 में, उस टाइम पर ही आते हैं। कहते हैं कि लास्ट के 10 इयर्स में कितनी अमेंडमेंट हुई है, तो आप देखोगे लास्ट के 10 साल, 15 से लेकर के 25 के बीच में हमारी 6 अमेंडमेंट जो अभी तक संविधान में हो चुकी हैं, जो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए मेंशन भी करी है, इफ यू वांट टू नो। सबसे पहला अमेंडमेंट 2016 में आया था, 101st अमेंडमेंट था वो, जो कि जीएसटी के लेकर आया था, जीएसटी वहां पे जो इंट्रोड्यूस हुआ था। 18 में आया उसके बाद, जिसमें हमने जो एनसीबीसी है हमारे, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ये आया। तो 19 में जो है, जो आपके देखो, एक आपके होते हैं जनरल कैटेगरी, एक आपके होते हैं ओबीसी, एक आपके होते हैं एससी, और एक आपके होते हैं एसटी, ठीक है। हालांकि जनरल और ओबीसी सेम सेम ही होते हैं, और कास्ट सिस्टम तो देखो अपना, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, तो ठीक है, फाइन, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहूंगी बिकॉज विवाद हो जाएगा। कहते हैं यहाँ पर कि 2019 में हमने बोला कि भाई एक सेकंड, ठीक है, 19 में जो है इन जनरल वालों में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई, जो मतलब बेसिकली मैं कहूँ हम लोगों में, मान लो जैसे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनका इतने पैसे नहीं है, तो उनको 10% का रिजर्वेशन जो है वो दिया गया, ये आया। 2020 में आता है, जिसमें एससी एसटी के पास जो रिजर्वेशन होता है लोकसभा और असेंबलीज की सीट्स में, इनको 2030 एक्सटेंड कर दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन थे, पहले हमारे पास 2 एंग्लो इंडियन थे बेसिकली, 2 थे हमारे लोकसभा में, इसको जो है हटा दिया गया। वर्नेट फिफ्थ होता है फिर 2021 में, जिसमें जो पावर है हमारे पास गवर्नमेंट के, जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास आइडेंटिफाई करने की एरियाज को जो कि एसईबीसी में आते हैं, तो उनको वहां पे दोबारा आया। और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि 1/3 सीट्स लोकसभा में और असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्व करने का एक्ट आया 2023। ये जो है हमारे पास कुछ लास्ट के 10 सालों में अमेंडमेंट्स हुए हैं। कहते हैं गवर्नमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है उन लोगों के लिए जो कुछ लॉज वगैरह पे प्रपोज का कुछ लॉ है उन पे फीडबैक प्रोवाइड करें, मतलब बेसिकली कहते हैं कई बार लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर कोई भी लॉ है जो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है, तो उस पर हम लोगों से बीइंग पब्लिक हमसे जो ओपिनियन मांगा जाता है कि हमको चेंज वगैरह करना चाहे तो रूल में कर सकते हैं। आगे बताऊंगी वो कैसे होता है, पहले यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ लो कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक आर्ट भी है। कहते हैं जो कैलीग्राफर थे जो वो करते हैं ना, तो कहते हैं उनमें जो उन कैलीग्राफर एक थे वो प्रेम बिहारी नारायण रजाइदा, उन्होंने इसको अपने हाथों से लिखा है। कैलीग्राफर बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग होती है ना, वो लिखते हैं उसको, तो इन्होंने जो अपने हाथ से लिखा है। और कहते हैं नंदालाल बोस, जिनका जिक्र हमने पहले भी करा हुआ है, और उनकी टीम ने इस चीज को इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करते हुए कई सीन्स में उनको दिखाया भी है, चाहे मोहनजोदारो से लेकर के आज तक का टाइम। अब देखो ये दिखा रखा है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार हम लोगों से, हम पब्लिक से जो है किसी भी लॉ पर बेसिकली मैं कहूंगी कमेंट मांगती है, हमारा फीडबैक मांगती है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को क्या सही लगता है, तो वो गवर्नमेंट मांगती है। वो उसने यहाँ पे मांग रखा था, जो 2020 में मांगा था गवर्नमेंट ने, आधार ऑथेंटिकेशन का फॉर गुड गवर्नेंस के लिए रूल्स यहाँ पर। इसमें क्या था बेसिकली, ये अलाउ कर रहे थे फॉर आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए एंटिटीज अदर देन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, कि जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से अलग जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो वो आधार का ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अलग अलग स्पेसिफिक पर्पज के लिए, अच्छे से गवर्न करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए, इनोवेशन करने के यूज के लिए, ये नॉलेज को फैलाने के लिए, हर एक चीज के लिए यहाँ पे आधार को देखा जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट करा जाएगा। और ये जो रूल्स थे वो इसलिए करा गया था कि जो ईज ऑफ लिविंग हो सके, सर्विस डिलीवरी अच्छे से हो सके, लीकेज ना हो पब्लिक फंड का, इन सब चीजों के लिए बेसिकली हमारा ये करा गया था। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आपका अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द गाइडिंग प्रिंसिपल जो कि हमारे हैं संविधान के, ठीक है। अच्छा, कहते हैं हम यहाँ पे, अब देखो जब भी कोई बुक बनती है बेटा, बुक बनने के बाद लास्ट में बनता है उसका इंडेक्स, कि भाई इस बुक में क्या क्या है वो उसमें लिखा होता है इंडेक्स में, कि ये है, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, इन वैल्यूज पे, इन चैप्टर्स पे काम करा गया।
सेम ऐसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद एक इंडेक्स तैयार करा गया इसमें कि भाई हमने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किन वैल्यूज पे हमने काम करा है कि हम अपने देश के लोगों को इन वैल्यू ये वैल्यूज तो देंगे ही देंगे, ये चीजें हम अपने देश के लोगों को दे ही रहे हैं। तो दैट इज द इंडेक्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें कुछ वैल्यूज है कि कौन कौन से वैल्यूज जो है बीइंग अ सिटीजन हम लोगों को दी जा रही है, हमारे देश में लागू करी जा रही है। उस इंडेक्स को हमने कहा आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात समझ में आ गई? हमने कहा बेटा आपका प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली वही कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर वैल्यूज हैं, जो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसीज बनाने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट ने लोगों को दिए हैं, उसे हम कहते हैं आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ये आज तक भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में जो इनका सेंस लिखा गया था। अब देखो बात करते हैं क्या हमारा प्रीएम्बल है। सबसे पहले बात देखो, शुरुआत हम यहां से करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। भाई हम जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम ताकत है अपने संविधान की किसको दे रहे हैं? वी, हम लोगों को ताकत दे रहे हैं। हम जो रूलर्स हैं, रूलर्स को ताकत नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे ताकत दे रहे हैं लोगों को। ठीक है जी। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व कि हम जो है इंडिया को बनाना चाहते हैं, अकेला हम इंडिया को क्या क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया को हम बनाना चाहते हैं। अब देखो ये जो वर्ड्स है ना, प्लीज आप इन वर्ड्स के मतलब बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से जान लेना। पहला हम चाहते हैं हमारा देश बने एक सोवरन स्टेट, सोवरन कंट्री। सोवरन का मतलब क्या होता है? फॉर सपोज अगर हमें अपने देश में कोई डैम बनाना है, हमारी गवर्नमेंट को बनाना है, हमारे देश में बनना है, तो क्या हम उसके लिए चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान की किसी भी देश की, किसी भी भारत देश की परमिशन लेंगे? नहीं लेंगे ना। बस ये कैसी बात है? हम क्यों लेंगे? हमारे देश में कुछ भी करें। दैट मीन्स हमारे पास डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंस है। समझ में? दैट इज कॉल्ड सोवरन, कि हम अपना डिसीजन जो है हम लोग वो खुद ले सकते हैं। हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी एक्सटर्नल गवर्नमेंट हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, हमें डायरेक्ट नहीं करेगी, हमें डिक्टेट नहीं करेगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? हमने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया की पावर किसके हाथ में? लोगों के पास। लोग जो है खुद अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ना कि कोई बाहरी पावर, कोई किंग या कोई क्वीन या कोई आउटसाइड पावर, ब्रिटिशर्स या मुगल्स हम पे राज नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के लोग ही हमें गवर्न करेंगे और उन लोगों को हम लोग ये पावर दे रहे हैं कि हमें हम पे राज करें, क्योंकि हम लोग यहाँ आप लोगों को पता है, देखो हमारे डेमोक्रेसी तो है, ये वर्ड भी यहीं से आया प्रीएम्बल से। और डेमोक्रेसी आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे जितने भी अडल्ट हैं वो सब लोग खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। और ये होता है इनडायरेक्ट, जहां पे हम जो अडल्ट हैं वो हम सब, अब देखो आप सोचो करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों की आबादी है, क्या हम सब लोग बैठकर पार्लियामेंट में जाकर डिसीजन ले सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब करोड़ों लोग मिलकर कुछ लोगों को चुनते हैं हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए, और वो जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा आपका रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यही रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग खुद पावर देते हैं कि हाँ वो हम पे हमें गवर्न करें। फिर मैंने बोला सोवरन का स्टेट है, यानी कि हम लोग अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं, इंटरनल डिसीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिसीजन हो, कि हमें यूएन में पार्ट लेना नहीं है ना, हमें उस वाले कंट्री का पार्ट बनना है नहीं बनना, हमें उससे हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, हमें कुछ यहाँ पे करना है नहीं करना, वो सब हम पे डिपेंड करता है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। मैंने बोला डेमोक्रेटिक, सोवरन। अब देखो क्या है, एक दो यहाँ वर्ड भी होते हैं आपके, सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जो यहाँ पर नहीं है मेंशन, आई थिंक ओके यहाँ पर है वो, भाई यहाँ पे मेंशन नहीं है, वरना ये होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। बाकी पॉइंट फिर बाद में आते हैं। तो सोवरन के बाद एक वर्ड आपका आता है सोशलिस्ट, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो उसको जो रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के पास भी होंगे। हर एक रिसोर्स जो है वो प्राइवेट के हाथ में नहीं होगा, जो रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ वगैरह है, जो पैसे वगैरह हैं, वो सोसाइटी के द्वारा शेयर करी जाएगी। हमारे यहाँ सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो इनइक्वालिटीज हैं हम उनको कम करने की बात करेंगे, ये भी हमने बोला। प्लस हमने साथ में इसमें एक और पॉइंट ये भी होता है कि आपको पता है अगर कोई भी प्राइवेट गुड है, कोई प्राइवेट रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स है यहाँ पर, और अगर वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में आ रहा है तो गवर्नमेंट जो है उसको हटा सकती है और उसके लिए कॉम्पनसेशन जो है उस इंसान को दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी आप लोगों को पता है राम मंदिर हमारा बने थे, राम जी का मंदिर बनाया अयोध्या में, उसमें यहाँ पर मंदिर बनने में जो भी यहाँ पे घर बीच में आए उन घरों को हटा दिया गया और उन घरों का जो कॉम्पनसेशन हुआ वो जो है उन लोगों को दिया गया। अब देखो दिया गया, कितना दिया गया, कब दिया गया, वो सब ग्राउंड रियलिटी है, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगी। बिकॉज मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, हिस्ट्री में जो पहले के बुक्स में था
वो भी कुछ कुछ झूठ था, या मैं कहूंगी एक तरफा सच्चाई थी, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू आपकी हिस्ट्री बुक्स, एसएसटी की बुक्स लॉन्च हुई है, वो अभी क्लास 8 की भी आ रही है, डार्कर जो हिस्ट्री रही है इंडिया की, वो भी बताई जाएगी हमें उसके अंदर ऑल्दो। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जो है चीज यहाँ पर हुई है, और हिस्ट्री की यहाँ पे ज्योग्राफी में जो भी आज भी बुक्स में है हमारी, और जो पहले था वो सब बिल्कुल सच था। हिस्ट्री में जो अब है वो बिल्कुल सच है, लेकिन जो सिविक्स में चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, जो बुक में होता है और जो एक्चुअल में होता है, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है। अगर बुक में लिखा हुआ है सब कानून की नजर में बराबर है, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है अंदर रिमोट एरियाज में, गांव के एरियाज में आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं है, आज भी अलग अलग जगहों से एसटी एसटी वालों को मतलब हम वो करते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसे, तो वो चीज यहाँ पर आज भी है। तो ठीक है, ये बात भी होता है। अच्छा, अब मैंने बोला कि कॉम्पनसेशन जो है दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट गुड को जो है हम हटा देंगे इन केस अगर पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में आ रहा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्युलर की, यानी कि हमारी कंट्री किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करती है, ना तो हमारी कंट्री की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी मैं कहूँ नेशनल लैंग्वेज है, और ना ही हमारी कंट्री का कोई नेशनल रिलीजन है, कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्री के दो हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, और ऑफिशियल रिलीजन के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेजोरिटी आपकी हिंदू वही आप लोगों को पता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये कहा है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन जो है हमारा नहीं है, हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल है, दैट इज कॉल्ड आपका सेक्युलर। अब डेमोक्रेटिक तो आप लोगों को पता ही है, जहां पे हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के पास कुछ पॉलिटिकल राइट्स है, लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, और वो लोग अकाउंटेबल भी होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स को जो है हर एक जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है, उनको मानती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करती है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी रूलर ने यानी कि जो आपका पार्लियामेंट है बैठा, चाहे एमपी है, मिनिस्टर है, एमएलए कोई भी है, अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया है तो गवर्नमेंट, तो अगर पब्लिक उनसे सवाल पूछेगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उनको ये पावर दी है कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको तो आंसर देना पड़ेगा उनको। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सिटीजन को हम क्या क्या दे रहे हैं, देखो ये तो आपकी कंट्री है, कि कंट्री आपकी सोवरन है, कि हम कंट्री को क्या बनाना चाहते हैं, तो कंट्री सोवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन अब हम सिटीजन को क्या दे रहे हैं, कौन से अधिकार कौन से वैल्यू सिटीजन को दी जा रही है, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। अब न्याय जो है हमको दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी उस पे हो, हमें जो है जो क्या बोलते हैं उसको, जो न्याय है, जस्टिस है, हमको वो सोशली भी दिया जाएगा, हमको वो इकोनॉमिकली भी दिया जाएगा, और हमको वो पॉलिटिकली भी दिया जाएगा। ना तो हमारे साथ आप किसी बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, वो भी नहीं करा जाएगा। सोशल जो इनइक्वालिटीज है यही सब वो हटाई जाएंगी, रिच पुअर वगैरह का वो हटाया जाएगा, रिड्यूस करा जाएगा, और गवर्नमेंट जो है सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ऐसा ना हो कि जो एडवांटेजेस ग्रुप है, जो बेनिफिशियल है, जो मेजोरिटी सिर्फ उन्हीं के लिए काम हो रहा है, बल्कि जो लेस एडवांटेज ग्रुप है उनके लिए भी गवर्नमेंट काम करेगी, और उनको भी जस्टिस दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड रह गया था आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पे आपकी कंट्री में इलेक्टेड हेड हो। देखो क्या है कि इलेक्टेड हेड होना चाहिए, हेरिडेटरी पोजीशन ना हो। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, जहां पे फादर के बाद उसका बेटा राज कर रहा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये चलता आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी हेड है। जैसे आपके क्वीन एलिजाबेथ थी ना भैया, पता है आप लोगों को, यूके का जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो हेड है वो इलेक्टेड ही होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड ही होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही क्यों ना हो, एमएलए और एमपी के द्वारा। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी की, हमारे पास फ्रीडम है सोचने की, एक्सप्रेस करने की अपनी बात को, किसी भी रिलीजन को मानने की, ना मानने की, बिलीव या फेथ करने की, और किसी को पूछने की या ना पूछने की, ये हमारे पास क्या है बेटा, आप लोगों को पता है, हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास फ्रीडम है। लेकिन हाँ, अपनी फ्रीडम आप उस तरीके से एक्सरसाइज करो कि आप किसी और की फ्रीडम को ना छीनो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये फ्रीडम है कि भाई आप जो है ना डेली डेली आपका मन करता है, आप लेते हो गली में टेप रिकॉर्डर लगाते हो और अपने भगवान जी के गाने बजाना शुरू कर देते हो, बहुत तेज तेज राम जी के, बजरंग बली के, भोलेनाथ के गाने बजा रहे हो आप इससे क्या हो रहा है, आपकी फ्रीडम है ऐसा करना, लेकिन इससे आप दूसरे इंसान की फ्रीडम, जो उसके पास फ्रीडम है कि उसको ज्यादा तेज आवाज नहीं सुननी है, नॉइस ना हो डेली डेली, ऐसे आप चीजें ना करो, उसका रिलीजन को आप डिस्टर्ब ना करो, ये सब चीजें आप यहाँ पे फॉलो आप नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करने के चक्कर में दूसरे के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और इसका अधिकार आप लोगों के पास नहीं है। इक्वालिटी आप लोगों को पता है कि स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में सबको इक्वल समझा जाएगा, और सबको जो है प्रमोट करा जाएगा, हर एक इंसान जो है कानून की नजर में बराबर है, हर एक इंसान को जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, सोशली भी हर एक इंसान बराबर है, कोई कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट देखो पॉइंट आपका आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भैया हार्मनी के साथ, भाईचारे के साथ, एक फैमिली के साथ, सबके सब जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो सब मेंबर्स हैं। कोई भी अपने साथी को, अपने फेलो सिटीजन को इंफीरियर यानी कि नीचा नहीं समझेगा, ना उसको नीचा दिखाएगा। अब ये बात बता चुकी हूं मैं कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म है ये पहले संविधान में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 जब आप लोगों का जिस टाइम पे एफडी आई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, उसी टाइम पे जो है आपका ये सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड थे ये भी हमारे संविधान के प्रियम्बल में ऐड हुए थे। अब देखो ये एक एक्सरसाइज जो कि मैं आप लोगों को करने के लिए बोल रही हूँ, आप लोग करो। अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन आंसर जो आपके होते हैं और जो स्टार्टिंग में बिग क्वेश्चन होते हैं हम लोग वो कंप्लीट करेंगे, तब मैं इसको भी कंप्लीट करा दूंगी अगर आप लोगों को नहीं आई तो। इसमें देखो करना क्या है बेसिकली, ये आपको फ्रेमवर्क के फीचर जो है सारे के सारे वो दे रखे हैं, सारे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं बेसिकली। कहते हैं इसको आप देखो, आपको अपने लाइफ में जो आपको इसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हो आपको वहां बताना है। एग्जांपल के लिए देखो मान लो सेक्युलर है, इसका मतलब क्या होता है हर एक रिलीजन जो है वो इक्वल है। अब देखो इसमें आप अपने लाइफ में क्या एग्जांपल देखते हो, अपने आसपास डेली लाइफ में क्या आपको देखने को मिलता है। कहते हैं जो एक इंसान है उसको स्टेट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है अगर उसको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है तो, और ना ही जो स्टेट है वो इंटरफेयर करेगी उसकी डेली की डेली लाइफ। यानी कि हमारे पास सेक्युलर है बिकॉज सारे रिलीजन जो है इक्वल है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट से परमिशन लेने की नीड नहीं है, आपके पास वो अधिकार है। जस्टिस में यहाँ पे कहा गया कि भैया न्याय जो है दिया गया, इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है हमारे देश में दी जाती है, जॉब में दी जाती है, चाहे उनका जेंडर कोई भी हो, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो और चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो। ऐसे आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करने हैं, सोवरन के लिए भी, रिपब्लिक के लिए भी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी के लिए भी। समझ में आ गया जी। आप लास्ट देखो बात करते हैं बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, वो हमारे इंडिया का एक गाइडिंग बुक है, एक रूल बुक है बेसिकली, जो कि सारे सिटीजन्स को जो है कुछ अधिकार देता है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। सिटीजन्स को जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पालन करना पड़ता है। कहते हैं जो हमारे इंडिया का रिच हेरिटेज कल्चर है, रिच हेरिटेज है, हमारे यहाँ का सिविलाइजेशन है, फ्रीडम स्ट्रगल है, प्रैक्टिसेस है, ये जो है हमको बताया हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रीज की जो है हमने ली है, जैसे हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। उसके फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो हमको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर एक तरीके से जो कंट्री का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, उसको डिफाइन करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म को भी हम लोग फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे पार्लियामेंट जो है वो उसमें जो भी आपके लॉज वगैरह बनते हैं वो उसी के अंदर बनाए जाते हैं। हमको बताया है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बना हुआ नहीं है, कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग वो इंप्रूव होता गया है, खुद को चेंज करता गया है। समझ में आ गया। एंड दैट इज योर चैप्टर। बीच में एक दबा रुकावट हुआ मतलब उसके लिए खेद है, बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, काम बोलते हैं सब, रुकावट के लिए खेद है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा कुछ वीडियो का प्रॉब्लम हो गया था नेट वगैरह का। तो बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को चैप्टर समझ में आया। जिन बच्चों का भी ये था मैम चैप्टर 2, मैम पार्ट 2, मैम पार्ट 2, तो पार्ट 2 आ गया, आप लोग उसको देख सकते हो। एंड आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो आप लोगों ने ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मैं डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी क्लास 7th की एसएसटी की, एंड वो वीडियोज ना देखी हो तो आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।